जांच एजेंसी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने मंगलवार को जोगेश्वरी में एक लग्जरी होटल के निर्माण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई में शिवसेना यूबीटी विधायक रविंद्र वायकर और उनके सहयोगियों से जुड़े 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये मामला जाहिर तौर पर भूमि उपयोग की शर्तों में कथित तौर पर हेरफेर करके जोगेश्वरी में एक होटल के निर्माण से जुड़ा है। नवंबर में ईडी ने पहले 500 करोड़ 5 स्टार होटल घोटाले में रविंद्र वायकर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। रविंद्र वायकर को उद्धव ठाकरे का बेहद खास माना जाता है। वायकर ने कथित तौर पर बीएमसी खेल के मैदान के लिए आरक्षित भूखंड पर 5 सितारा होटल बनाने की अनुमति प्राप्त करके बृहन्न मुंबई नगर निगम को 500 करोड़ का चूना लगाया। वायकर जोगेश्वरी पूर्व से विधायक हैं। वो कथित तौर पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी हैं। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच मुंबई पुलिस को आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक ने एक बगीचे के लिए नामित भूखंड पर 5 सितारा होटल के निर्माण के लिए अवैध मंजूरी प्राप्त की। आरोप से पता चलता है कि इस लेन देन के परिणाम स्वरूप बृहन्न मुंबई नगर निगम बीएमसी को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ। एक अधिकारी ने कहा कि इससे पहले 23 अक्टूबर को मुंबई पुलिस को ईओडब्ल्यू ने शहर के नागरिक निकाय के साथ एक समझौते के उल्लंघन में भूमि पार्सल के कथित दुरुपयोग की जांच के संबंध में वायकर से 6 घंटे तक पूछताछ की थी। एफआईआर के अनुसार जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड के किनारे स्थित भूमि खेल और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए आरक्षित थी और सार्वजनिक उपयोग के लिए वायकर और अन्य को आवंटित की गई थी, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करोड़ों रुपए कमाने के लिए किया। यहाँ ये उल्लेख किया जाना चाहिए कि वायकर जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। 64 वर्षीय नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी। 15 घंटों से हाँ, सुबह मेरे यहाँ ईडी के लोग आए थे और आने के बाद मैंने उनको घर में लिया। उन्होंने तलाशी ली, तलाशी में जो उनको था उन्होंने ले लिया। उसके ऊपर मेरे को प्रश्न पूछे गए, उसके मैंने आंसर दे दिए। अभी फिलहाल ईडी चौकसी कब आपको बुलाए हैं क्या? हाँ, मेरे को 17 तारीख को वापस बुलाए। हमारे जो पार्टनर है मातोश्री सुप्रीमो के, उनके सभी के उधर उन लोगों ने ये किया था आज का, और हम लोग ने उनको सहकारी किया। लेकिन जो किरीट सोमेन ने जो आरोप किया, हाँ, मगर वो 1991 के डीसीआर के अनुषंग में जो गाइडलाइन बनी थी उसके माध्यम से मैंने जो सुप्रीमो क्लब बांधा था, फिर वो तोड़ के बांधने के बाद में 2034 में आया। जैसा एसआरए में 225 का या 180 का जो घर किसका बिल्डिंग बांधा होगा, उस टाइम के जो रूल एंड रेगुलेशन हो गए, तो वो रेगुलेशन अभी नहीं चलेंगे। जो नए रूल आएंगे उसमें ही अभी 300 स्क्वायर फीट का आया तो 300 स्क्वायर फीट ही मिलेगा ना। तो ऐसा तोड़ने के बाद मैं नए रूल के ऊपर गया, तो ऐसे कौन सी कार्रवाई मैंने गलत काम किया है। और उसके बाद जब कमिश्नर ने किरीट सोमैया ने जब उनके राज में जो प्रश्न पूछा था, उसको अभी उनके राज में आंसर दिया है कि रविंद्र वायकर का उसको जो परमिशन दिया है, वैसे हमने 2 क्लब को दिए ले, 2 होटल को दिए ले परमिशन, उसके वजह से उनको दिया। बाद में उनको ऊपर से जो मैं कमिश्नर को भी पूछा उनको उस टाइम कि बाबा तुमने ऐसा किया, मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं क्या करूं बोलता है। तो कमिश्नर एक आईएएस ऑफिसर इसी प्रकार से प्रेशर होने के बाद एक परमिशन दिए ला, परमिशन 2 साल के बाद हम लोग ने जो खर्चा किया अभी उसके लिए परमिशन देने के बाद वो कौन देने वाला है। फिर उस प्लॉट का हम लोग ने जो तोड़ के हम लोग ने रखा है, नए स्कीम में गए है, उसका क्या करने का। और आईएएस ऑफिसर होता है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, कौन सत्ता के ऊपर है या नहीं, कोई उसके ऊपर दबाव डालता है या नहीं डालता है। वो अत्यंत गलत बात की है उन्होंने। सर, विपक्ष का जितना आरोप है कि 2024 के पहले लगातार ईडी को यूज किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो अभी आप देख रहे हैं ना, मेरे घर पे भी आई ना, मेरे को यूओडब्ल्यू में बोला तो मैंने यूओडब्ल्यू में गया ना, मैं तभी भी मैंने स्टेटमेंट दिया था। पुलिस स्टेशन में जो सिविल मैटर को उन्होंने क्रिमिनल मैटर में कन्वर्ट किया है, तो ये गलत सब हो रहा है। 17 तारीख को फिर से बुलाया गया, जाएंगे ना। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। 15 घंटों से हाँ, सुबह मेरे यहाँ ईडी के लोग आए थे और आने के बाद मैंने उनको घर में लिया। उन्होंने तलाशी ली, तलाशी में जो उनको था उन्होंने ले लिया। उसके ऊपर मेरे को प्रश्न पूछे गए, उसके मैंने आंसर दे दिए। अभी फिलहाल ईडी
चौकसी लिए कब आपको बुलाए हैं क्या? हाँ, मेरे को 17 तारीख को वापस बुलाए। हमारे जो पार्टनर है मातोश्री सुप्रीमो के, उनके सभी के उधर उन लोगों ने ये किया था आज का, और हम लोग ने उनको सहकार्य किया। लेकिन जो किरीट सोमेन ने जो आरोप किया हाँ, मगर वो 1991 के डीसीआर के अनुषंग में जो गाइडलाइन बनी थी उसके माध्यम से मैंने जो सुप्रीमो क्लब बांधा था, फिर वो तोड़ के बांधने के बाद में 2034 में आया। जैसा एसआरए में 225 का या 180 का जो घर किसका बिल्डिंग बांधा होगा, उस टाइम के जो रूल एंड रेगुलेशन हो गए, तो वो रेगुलेशन अभी नहीं चलेंगे। जो नए रूल आएंगे उसमें ही अभी 300 स्क्वायर फीट का आया तो 300 स्क्वायर फीट ही मिलेगा ना। तो ऐसा तोड़ने के बाद मैं नए रूल के ऊपर गया, तो ऐसे कौन सी कार्रवाई मैंने गलत काम किया है। और उसके बाद जब कमिश्नर ने किरीट सोमैया ने जब उनके राज में जो प्रश्न पूछा था, उसको अभी उनके राज में आंसर दिया है कि रविंद्र वायकर का उसको जो परमिशन दिया है, वैसे हमने 2 क्लब को दिए ले, 2 होटल को दिए ले परमिशन, उसके वजह से उनको दिया। बाद में उनको ऊपर से जो मैं कमिश्नर को भी पूछा उनको उस टाइम कि बाबा तुमने ऐसा किया, मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं क्या करूं बोलता है। तो कमिश्नर एक आईएएस ऑफिसर इसी प्रकार से प्रेशर होने के बाद एक परमिशन दिए ला, परमिशन 2 साल के बाद हम लोग ने जो खर्चा किया अभी उसके लिए परमिशन देने के बाद वो कौन देने वाला है। फिर उस प्लॉट का हम लोग ने जो तोड़ के हम लोग ने रखा है, नए स्कीम में गए हैं, उसका क्या करने का। और आईएएस ऑफिसर होता है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, कौन सत्ता के ऊपर है या नहीं, कोई उसके ऊपर दबाव डालता है या नहीं डालता है। वो अत्यंत गलत बात की है उन्होंने। सर, विपक्ष का जिस तरह आरोप है कि 2024 के पहले लगातार ईडी को यूज किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो अभी आप देख रहे हैं ना, मेरे घर पे भी आई ना, मेरे को यूओडब्ल्यू में बोला तो मैंने यूओडब्ल्यू में गया ना मैं, तभी भी मैंने स्टेटमेंट दिया था। पुलिस स्टेशन में जो सिविल मैटर को उन्होंने क्रिमिनल मैटर में कन्वर्ट किया है, तो ये गलत सब हो रहा है। 17 तारीख को फिर से बुलाया गया। जाएंगे ना सर। क्या मांगे हैं और किस चीज को लेकर एफआईआर दर्ज करा गया? ये एफआईआर हमारी जितेंद्र आवाड के विरुद्ध है। जितेंद्र आवाड जी ने जो आक्षेपक भाषण किया उसके विरुद्ध हमारी एफआईआर है। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये हमको ऐसा लग रहा है कि इनका विवेक मर चुका है। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो। श्री राम जी जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे जगत के आराध्य देवत माने जाते हैं, उनके विरुद्ध इस तरह का संभाषण करना, मुझे लगता है कि उनकी मति मारी गई है, बोल के बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उस हिसाब का ये संभाषण था। तो हमने कायदेशीर तकरार आज दी है इधर कांदिवली पुलिस स्टेशन में शिवसेना विभाग क्रमांक 2 की तरफ से, और हमारी एडवोकेट लीगल टीम है, हमारी दलवी साहब है, हमारे अमृता पाटिल मैडम है, ये सब ने आकर अब हम लोगों ने मिलकर यह आज एक एप्लीकेशन दी है इधर, और इसके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया है सीनियर पीआई ने, और हमारी मांग है गुना दाखिल करने की। जितेंद्र आवाड के तो वक्तव्य को किस तरह से देख रेख कब 22 तारीख को राम मंदिर का ओपनिंग होना है, उसके पहले इस तरह का बयान देकर वो क्या करना चाहते हैं? वही तो ये अभी यह स्थिति नहीं थी ये भाषण देने की। आगे 22 तारीख को उद्घाटन है, और उसके पहले बोलते ना शांति भंग करने का यह एक संभाषण था, ताकि लोगों में तेढ़ निर्माण हो, जातीय भेदभाव और धर्म का भेदभाव, इस तरह का ये संभाषण था। तो हमारी यही मांग है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए इसके लिए। पुलिस ने अगर जो एफआईआर दर्ज नहीं किया या फिर कोई कार्रवाई नहीं किया तो आगे क्या अगला कदम पुलिस कार्रवाई करने के लिए ही प्रशासन बैठा है, और हमने कायदेशीर उनको आज एप्लीकेशन दी है। अगर उसके उपरांत अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे और भी हमारे रास्ते खुले हैं। हमारी एडवोकेट लीगल टीम है, हमारी लीगल टीम उसके ऊपर पूरा काम करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है जितेंद्र आवाड की इस तरह के बयानों के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या शरद पवार का भी हाथ हो सकता है? देखिए, बयानों के पीछे हाथ पाँव तो नहीं मालूम, पर उनकी मानसिकता, इस बयान से उनकी मानसिकता मालूम गिरती है कि किस तरह की मानसिकता है उनकी। ठाकरे गढ़ की तरफ से इस बयान का ठीक तरह से विरोध जैसा होना चाहिए नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी एक हिंदुत्ववादी को लेकर चलते हैं। ठाकरे गढ़ के हिसाब से मैं बोलूं तो हमारा धनुष्यबाण भी उधर गहान रख दिया था, वो भी अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने छुड़ा कर लाया है। तो हिंदुत्व का वारसा जो ओरिजिनल है वो अभी आपको ठाकरे गढ़ में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उनका हिंदुत्व उन्होंने छोड़ दिया है। जो बाला साहब का हिंदुत्व था वो हिंदुत्व लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बाला साहब और आनंद दिघे साहब का जो वारसा है उसको आगे लेके जाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं, और हम कार्यकर्ता उसमें तन मन से हम लोग भी हिंदुत्व का वो कर रहे हैं, और गर्व से कहो हम हिंदू है बस। माननीय मुख्यमंत्री आपल्या राज्याचे, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब ज्या मुद्द्यावरती
ती जी पिढी सोडून आलेले होते हिंदुत्वाच्या, त्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यासाठी आणि हिंदू धर्मासाठी म्हणून त्यांनी जो पाऊल उचललेला होता, त्याला आज आम्ही आमच्या हिशोबाने हातभार लावायचा आणि त्यांच्या आदेशानुसार आणि त्यांच्या अ, अ, देखरेखीमध्ये आम्ही आज लीगल सेल, शिवसेना लीगल सेल जो आहे, त्यांनी ऍप्लिकेशन दिलं आहे लालूबाईंच्या थ्रू. आणि आव्हाडांचं बोलायचं झालं तर ते नेहमीच बरळत असतात आणि यापुढे जर कोणी असं हिंदू धर्माच्या विरुद्ध कोण काय बोललं तर आम्ही ते सोडणार नाही. आम्ही लीगली कायदेशीर आम्ही काय असं शिव्यागाळ्या वगैरे काही करणार नाही. पण हिंदू धर्माच्या आणि हिंदू लोकांना जर आस्थेला जर धक्का लावायचा प्रयत्न केला कोणी असू दे, तर आम्ही त्याच्यावरती लीगल ऍक्शन घेऊ. तुम्हाला काय वाटतं अवॉर्डच्या मागे कोणाच्या हात हात आहे नाही आहे हे ते काय बालबुद्ध नाही आहे की त्यांना कळत नाही की काय बोलायचं वगैरे. ते जे काय पूर्वी पण त्यांनी महापुरुषांच्या विरुद्ध स्टेटमेंट्स केलेले आहेत. त्यांना फक्त असं आहे की हिंदू आणि जाती धर्म फायटिंग करून हे करायचं आहे, तिढा निर्माण करायचं आहे, हेच त्यांचा उद्देश आहे. पहिला पण त्यांचा 1992-93 पण ह्या लोकांचा तोच उद्देश होता आणि आज 30 वर्षानंतर पण हाच आहे. पण आमच्या माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, आपले माननीय देशाचे पंतप्रधान मोदीजी आणि इतर मान्यवर जे आहेत, त्यांचा आज 30 वर्षाचा संघर्ष आज जो प्राणी लागलेला आहे, म्हणजे सक्सेसफुल झालेला आहे, हा ह्या लोकांना बघवत नाही आहे. म्हणून हा धर्म फायटिंग रायट्स करण्याच्या हिशोबानेच ही लोक असं स्टेटमेंट्स देतात. तुम्ही विचार महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के रोहा शहर में हथियारों मिला भंडार। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के रोहा कस्बे में स्थानीय क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। शहर के धनगर अली निवासी तन्मय सतीश भोगते के घर में पुलिस ने भारी मात्रा में बंदूक बनाने का सामान, एक रिवॉल्वर, 5 बंदूकें, 39 कारतूस, 3 तलवारें, 5 लोहे की छड़ें, 1 चॉपर, 5 चाकू कोयता, 24 पाउच गोला बारूद, छोटे शीशे के गोले और जंगली जानवरों के अवशेष बरामद किए हैं, जिसमें जानवरों के सिंग, 14 जोड़ी भेड़, 5 जोड़ी सांभर, 1 जोड़ी काला हिरण, 2 जोड़ी चौसिंगा, ये सभी सामग्री घर में मिलने से रोहा कस्बे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। सामग्री, ये ऑपरेशन रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारगे, अपर पुलिस अधीक्षक अतुल झेंडे और स्थानीय अपराध शाखा के बाला साहेब खाड़े और उनकी टीम के मार्गदर्शन में चलाया गया।